तो बीजांड की संरचना आपने पढ़ी और अब अपने पढ़ते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो बीजांड के अंदर ही गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो बीजांड की संरचना आपने देखी थी कि प्रारंभ में बीजांड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो भाग है इसका, जो पीले कलर से अपने को दिखाई दे रहा है, इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को कहते हैं बीजांड काय। तो प्रारंभ में बीजांड काय के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सारी कोशिकाएं एक जैसी ही होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार का कोई विभेदन नहीं पाया जाता। और ये सारी कोशिकाएं क्या होती हैं? मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं। लेकिन बाद में कोई एक अधस त्वचा की कोशिका, अधस त्वचा किसे कहते हैं? बाह्य त्वचा के नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं उनको अधस त्वचा की कोशिकाएं कहते हैं। तो कोई एक अधस त्वचा की कोशिका मान लेते हैं, ये कोशिका आकार में धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और अन्य कोशिकाओं से आकार में काफी बड़ी हो जाती है। इस कोशिका को प्रप्सु कोशिका कहते हैं और इसके अंदर एक सुस्पष्ट केंद्रक दिखाई देने लगता है। तो ये कोशिका भी क्या कहलाएगी? प्रप्सु कोशिका। अब इस प्रप्सु कोशिका के अंदर एक विभाजन होता है और एक परिणत विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो विभाजन दो प्रकार के होते हैं। एक विभाजन को कहते हैं परिणत और दूसरे विभाजन को कहते हैं अपनत। तो इस प्रकार का विभाजन जिसमें एक कोशिका परिधि की तरफ और एक कोशिका केंद्र की तरफ बनती है तो उसको परिणत विभाजन कहते हैं। और इस प्रकार का विभाजन होता है जो कि त्रिज्या के समांतर होता है, उसको अपनत विभाजन कहते हैं। तो जो प्रप्सु कोशिका होती है उसमें एक परिणत विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें जो बाहर की तरफ की कोशिका जो होती है, ये जो बीजांड द्वार की तरफ होती है, इसको प्रारंभिक भित्तीय प्रारंभिक भित्तीय कोशिका ये कहलाती है। और जो अंदर की तरफ ये जो कोशिका बनती है इसको प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। अब जो प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका होती है इसमें आगे कोई विभाजन नहीं होता और ये कोशिका सीधे ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। जो प्रारंभिक भित्तीय कोशिका होती है उसमें या तो कोई विभाजन नहीं होता या फिर इसमें कई विभाजन होते हैं जिससे ये भित्ति का निर्माण करती है। तो अब ये जो कोशिका है, ये कोशिका रूपांतरित हो गई किसमें? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में ये रूपांतरित हो गई। अब इस कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और इससे 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन से 4 इसके अंदर गुरु बीजाणु बने जाते हैं।
इनमें से जो ये 3 गुरु बीजाणु होते हैं वो आगे चलकर नष्ट हो जाते हैं और केवल ये एक गुरु बीजाणु ही बचता है सक्रिय। अब इस गुरु बीजाणु में जो सक्रिय गुरु बीजाणु है इसमें लगातार वृद्धि होती है और ये बीजांडकाय का लगभग जो भाग है वो घेर लेता है और ये अन्य चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और जो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो ही काफ़ी बड़ा स्थान इसका घेर लेता है। बीजांड के अंदर एक कोशिका किसका निर्माण करती है? प्रपसु कोशिका का निर्माण करती है। प्रपसु कोशिका में एक विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं, प्रारंभिक द्वितीय कोशिका और दूसरी होती है प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका। अब प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका सीधे ही किसमें बदल जाती है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। अब इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर आगे क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन और इस अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन 4 में से ये जो 4 गुरु बीजाणु होते हैं इनका विन्यास रेखीय होता है। रेखीय तो इस प्रकार से ये विन्यासित रहते हैं। इनमें से 3 बाद में नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ये वाला सक्रिय रहता है। तो अंत में एक बीजांड के अंदर केवल एक गुरु बीजाणु ही बचता है। तो इस प्रकार गुरु बीजाणुओं का बीजांड के अंदर निर्माण होता है। अब जो गुरु बीजाणु है उसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से हुआ है, अतः ये क्या होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। और अगुणित होने से ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होता है। तो जो गुरु बीजाणु है वो क्या होता है? अगुणित और मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। अब इस गुरु बीजाणु में जैसे अपने पहले बात की थी वृद्धि होती है और ये पोषण ग्रहण करके बीजांडकाय का लगभग हिस्सा घेर लेता है। इसके बाद में इसमें 3 मुक्त विभाजन होते हैं। विभाजन, मुक्त विभाजन किसे कहते हैं? ऐसा विभाजन जिसमें केंद्रक में तो विभाजन होता है लेकिन कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होता। तो ऐसे विभाजन को मुक्त विभाजन कहते हैं। तो 3 मुक्त विभाजन अगर केंद्रक में होंगे तो कितने केंद्रकों का निर्माण होगा? पहले विभाजन से 1 से 2, दूसरे विभाजन में 2 से 4 और तीसरे विभाजन में 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण होगा। तो गुरु बीजाणु में 3 मुक्त विभाजन होते हैं जिससे 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। तो ये गुरु बीजाणु है
इसके अंदर एक केंद्रक होता है। अब इस केंद्रक में एक विभाजन होता है जिससे दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब गुरु बीजाणु के अंदर बीच में कई सारी रिक्तिकाएं बन जाती हैं। ये क्या है? रिक्तिका, और ये है केंद्रक। तो जिससे ये केंद्रक जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। इसके बीच में कई सारी ये रिक्तिकाएं हैं, ठीक है। अब विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने के बाद इसमें फिर से दो मुक्त विभाजन होते हैं जिससे दोनों सिरों पर 4-4 केंद्रक बने जाते हैं। अब इन 4-4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक बीच में आ जाता है। तो ये संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये केंद्रक हैं, 3 एक सिरे पर, 3 दूसरे सिरे पर, और 2 केंद्रक बीच में आ गए। ये 2 केंद्रक जो बीच में आते हैं उनको क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। अब इस पोजीशन में आने के बाद में कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है जिससे 7 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये 3 इस सिरे के जो केंद्रक हैं यहाँ पर 3 कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं, और दूसरे सिरे पर भी 3 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और बीच में 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसमें ये जो कोशिका है, ये कोशिका होती है एग सेल या अंड कोशिका। ये 2 सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ये वाली और ये वाली। इसको क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं, या सिनर्जिड सेल्स कहते हैं इनको। और ये 3 कोशिकाएं जो दूसरे ध्रुव पर उपस्थित होती हैं उनको प्रतिमुखी या एंटीपोडल सेल कहते हैं। बाद में ये जो दोनों केंद्रक हैं वो आपस में एक दूसरे से संयुक्त होकर एक ही केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं, और इस केंद्रक को क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और ये द्वितीयक केंद्रक जो होता है ये गुणित होता है। ये सारी जो कोशिकाएं हैं, ये सारी की सारी कोशिकाएं क्या होती हैं? अगुणित होती हैं। केवल ये कोशिका है केंद्रक द्विगुणित होता है। तो इसमें टोटल कितनी कोशिका हो गई? 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाली कोशिका। तो 7 कोशिकाएं इस स्थिति में पाई जाती हैं। तो अपने कह सकते हैं कि इस मादा युग्मकोद्भिद में 7 सेल्स पाई जाती हैं, 7 कोशिका। और इस स्थिति में जब ये दोनों केंद्रक जुड़े हुए नहीं थे, फ्यूज नहीं थे, तो 8 केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। बाद में 7 सेल्स और 7 न्यूक्लियस। लेकिन इनमें जो 6 कोशिकाएं होती हैं वो तो अगुणित होती हैं, और जो 7वीं कोशिका होती है वो ये वाली जो कोशिका है वो द्विगुणित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? पोलीगोनम प्रकार कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसमें की गई थी? पोलीगोनम प्लांट में की गई थी। और इस मादा युग्मकोद्भिद का ये भ्रूणकोश कहलाता है। ये संरचना क्या कहलाती है? भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश ही क्या कहलाता है? मादा युग्मकोद्भिद। तो इस भ्रूणकोश का निर्माण केवल एक ही गुरु बीजाणु से होता है, तो इसलिए इसको एक बीजाणुविक पोलीगोनम प्रकार कहते हैं। और ज्यादातर एंजियोस्पर्म में इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है, जहां पर 7 सेल्स
8 न्यूक्लियस, 7 कोशिका 8 केंद्रक, या 7 कोशिका 7 केंद्रक जिसमें 6 कोशिकाएं अगुणित और 1 कोशिका द्विगुणित होती है। तो ये कुछ इस प्रकार से आवर्त बीजी पादपों में नर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।